नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अंततः वो दिन आ ही गया जिसके लिए आप लोग एक लंबे समय से संघर्षरत हैं। और मुझे आपका तो नहीं पता कि आप कितने समय से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल इस परीक्षा के लिए डिकोड एग्ज़ाम लगभग 2.5 साल से तैयारी करवा रहा है। लगातार कोई भी ऐसा दिन नहीं गया होगा जिस दिन हम लोगों ने इस परीक्षा के लिए कोई ना कोई कंटेंट अवेलेबल ना कराया हो। कितनी बार स्ट्रेटजीज शेयर की गई आपसे, 1 साल की, 6 महीने की, 3 महीने की, 1 महीने की। उसके अलावा पूरा का पूरा पाठ्यक्रम लगभग जो है हम लोगों ने यूट्यूब पर भी जो है हर तरह से, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, चाहे वो थ्योरेटिकल पोर्शन हो, चाहे वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, चाहे करंट अफेयर्स हो। तो कहने का मतलब ये है कि आपके साथ जो है हम लोगों ने, हमारी डिकोड एग्ज़ाम की पूरी टीम ने बहुत सारी जो है मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। और हमारी यही हार्दिक इच्छा है, हमारी ये दिल की इच्छा है हम लोगों की सभी की, कि जब आप इस परीक्षा को दे के निकलें तो आपके चेहरे पर एक मुस्कान होनी चाहिए। ये वीडियो जो है आप लोग को बधाई और शुभकामनाएं देने के लिए है, और आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करने के लिए है जिसमें आप अंतिम समय में भी, यानी परीक्षा के कक्ष के अंदर जो होता है वो सब कुछ निर्णायक है। आपने अब तक जो कुछ किया वो मात्र 50% है। सुनने में आपको अजीब सा जरूर लगा होगा कि आप सोच रहे होंगे कि हमने रात दिन मेहनत की, 12-12 घंटे पढ़े, हमने ये काम नहीं किया, हमने वो वाली शादी अटेंड नहीं की, हमको वहाँ घूमने जाना था, हम नहीं गए, हमने अपने दोस्तों की कई सारी पार्टीज़ मिस कर दी। यानी आपने अपने स्तर पे बहुत सारा त्याग किया है, आपको ऐसा याद आ रहा होगा। लेकिन अभी वो जो कुछ भी आपने आज तक किया है वो केवल और केवल 50% है। और ये जो निर्णायक दिन लिखा है, यानी कि ये आपका फाइनल दिन है, और ये फाइनल दिन ही तय करेगा कि आप कहाँ तक जा रहे हैं, क्या करने वाले हैं, आपका भविष्य क्या है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि सुबह की पाली में 2 घंटे परीक्षा दे दी, शाम की पाली में 1 घंटे की परीक्षा दे दी, 3 घंटे की परीक्षा देकर जो है आपने जो है एक परीक्षा को समाप्त कर लिया। ये परीक्षा समाप्त करने के बारे में नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने वास्तव में गंभीर होकर पढ़ाई की है और उन्होंने ये सोच के पढ़ाई की है कि उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। मैं बार बार एक बात को दोहराता रहता हूँ, विकल्प रहित संकल्प। अगर जिन लोगों ने विकल्प रहित संकल्प, यानी बिना किसी चॉइस के केवल ये डिटरमाइन कर लिया था, ये निश्चय कर लिया था कि हमको आरओ 2023 हर हाल में क्रैक करना है और इस बार ही अपना फाइनल सिलेक्शन लेना है, तो उनके लिए निश्चित रूप से ये बड़ा दिन है। और उनकी फीलिंग्स को मुझसे बेहतर तो शायद ही कोई समझ सकता है, क्योंकि मैं भी आज आपके सामने एक शिक्षक के रूप में, एक मेंटर के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में आप लोग को जरूर दिखता हूँ। लेकिन आज से जो है अगर 5-7 साल पीछे चलें तो जो इस समय आप शरीर में डर, कंपन, भय और बहुत सारी जो है मिली जुली फीलिंग्स का अनुभव कर रहे हैं, ये सारी फीलिंग्स का अनुभव जो है मैंने भी बहुत करीब से किया है जो है। इसीलिए मैं आपसे वो बातें भी शेयर कर पाता हूँ जो आपके दिल को छू जाती हैं। तो ये एक बड़ा दिन है, और इस बड़े दिन के लिए आपको कुछ बड़े काम करने पड़ेंगे, क्योंकि अभी तक आपने जो किया है वो 50% अपना एफर्ट किया है। 50% एफर्ट आपको एग्ज़ाम हॉल के अंदर करना है, तभी जो आपका पुरुषार्थ है, जो आपने अब तक मेहनत की है, वो आपको सफल होगी। सबसे पहली चीज़, अभी हम लोग जो है बहुत सारी बातें करेंगे, कट ऑफ तक कैसे पहुंचा जाए, एलिमिनेशन मेथड, निगेटिव मार्किंग, ये सारी बातें करेंगे। थोड़ा सा वीडियो हो सकता है बड़ा हो जाए और इस समय आपके पास समय ना हो, लेकिन मुझे लगता है इस समय ये वीडियो देखने से ज़्यादा आपके लिए कुछ भी ज़रूरी नहीं है, इसलिए इसको पूरा देखिएगा। क्योंकि आज जो है आरओ 2023 के संबंध में ये हमारी आपकी अंतिम चर्चा है। इसके बाद सीधे हम लोग जो है मेंस के चर्चाओं में मिलेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि जो आपके अंदर जो है एक एंजाइटी है, जो आपके अंदर एक डर की फीलिंग है, और
कहीं ना कहीं आपके अंदर एक घबराहट सी है, क्योंकि घबराहट उसी को होती है, डर उसी को लगता है जिसका कुछ दांव पे लगा है। अगर आपने वास्तव में अपना दांव पे लगाया है, यानी आपको ऐसा लगता है कि ये परीक्षा जो है आपके जीवन की एक निर्णायक परीक्षा होने जा रही है, अगर आप इस लेवल पर जो है आपने संकल्प लेकर सोच कर पढ़ाई की है, तो निश्चित रूप से जो है आपके अंदर ये सारी जो भावनाएं हैं, डर की और जो है घबराहट की, ये सब आ रही होंगी। लेकिन ये बिल्कुल स्वाभाविक है, ये उतना ही स्वाभाविक है और ये सभी के साथ हो रहा है। इसलिए इसको जो है कहीं से इसकी कोई निगेटिव इसके बारे में थॉट जो है रखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी लगता है कि अब ब्लैकआउट हो गया है, अब कुछ दिमाग में जा नहीं रहा है, अब जो हम पढ़ रहे हैं, तो पहली चीज़ जो है अब पढ़ाई पर विराम लगा दीजिए। पढ़ाई का मतलब ये है कि अब जो है अगर आपको करना भी है तो अपने जो है जो शॉर्ट नोट्स हैं उनका बस रिवीजन करिए। रिवीजन जो है सबसे ज़रूरी है। आपने कुछ ऐसे बिंदु छोड़ रखे होंगे बनाकर जिसको आपने सोचा होगा कि एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले एक बार देख लेंगे, आप अगर जर्नी कर रहे हैं तो उसमें देख लेंगे। तो सबसे पहले अब जो है अपने दिमाग को रेस्ट दीजिए। पहली चीज़ ये, मतलब सुनने में आप कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आखिरी समय तक लड़ना चाहिए, आखिरी सेकंड तक लड़ना चाहिए, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, क्योंकि मेरे जो भी अनुभव हैं या जो भी मैं बोल पाता हूँ, कुछ भी लिखा हुआ स्क्रिप्टेड नहीं होता है, ये सब जो है अनुभव है। तो जो अंतिम समय तक लड़ने की बात होती है वो ये है कि आप परीक्षा में लड़िए, लेकिन अब जो है अपने दिमाग को विराम दीजिए। आपने जितना पढ़ लिया है उसको आप सफिशिएंट मानिए और अब अपने मन को, अपने शरीर को विश्राम दीजिए, क्योंकि अब आप जो करने जा रहे हैं, जो 50% आपका बचा हुआ काम है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके लिए आपकी मन की एकाग्रता, शरीर का जो है बिल्कुल संतुलित होना और हर तरह से आपको तनाव मुक्त होने की ज़रूरत है। तो कोई भी आपके मन में विषाद है, मतलब मान लीजिए कोई भी आपके अंदर एक गिल्ट फीलिंग है कि काश मैंने 2 महीने और पढ़ा होता, काश मैंने 6 महीना पहले पढ़ना शुरू कर दिया होता, काश मैंने वो वाली टेस्ट सीरीज भी लगा ली होती, काश मैंने वो वाली भी बुक पढ़ ली होती, काश ये वाले भी नोट्स पढ़ लिए होते, या काश फलाने सर का कोई कोर्स ज्वाइन कर लिया होता है। तो जितनी भी काश हैं, जितनी भी कवायदें हैं, इन सब पर पूर्ण विश्राम लगा दीजिए। मैंने पहले भी कहा है, किसी की भी तैयारी पूरी नहीं होती। अगर मैं आज अभी इस मोमेंट पे कहूँ कि एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है, 2 महीने बाद एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है और 2 महीने बाद आपको एग्ज़ाम देना है, 2 महीने बाद जब मैं परीक्षा से 2 दिन पहले आपके सामने फिर खड़ा होऊंगा, फिर आप वहीं पर होंगे जहां पर आज हैं। तो आप कुछ नहीं बदल सकते हैं। आपने जितना एफर्ट करना था वो कर लिया है, जितना पढ़ना था पढ़ लिया है, और आपको इस बात का जो है हमेशा सुकून होना चाहिए कि आपको जो भी समय मिला, जैसे भी मिला, जिन भी परिस्थितियों में मिला, क्योंकि सबकी परिस्थितियां अलग है। कोई आप में से फुल टाइमर है जो एक कमरे में बैठ के 12 घंटे डेली पढ़ सकता है, उसको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। कोई हाउसवाइफ है, कोई नौकरी कर रहा है। मेरे यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस समय बर्फीले पहाड़ों की पोस्टिंग पे थे और उन्होंने वहाँ से पढ़ाई की है। वो बताते थे कि नीचे आते हैं बेस कैंप में आकर पहले वीडियो डाउनलोड करके फिर जब जो है ऊपर जाते हैं वहाँ पर वीडियोस देखते हैं, पीडीएफ खोल के नोट्स पढ़ते हैं। तो सभी का जो पढ़ाई का संघर्ष है, सभी की जो तैयारी का संघर्ष है वो अलग लेवल का है। और मैं सबको एड्रेस कर रहा हूँ कि आपने जिस भी, जैसे भी, जिन भी परिस्थितियों में तैयारी की है, आप एक बात का विश्वास मानिए कि आपने जो कर सकते थे वो किया है। और किसी वजह से आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है तो उसका गिल्ट आपके मन में नहीं होना चाहिए। उसका अपराध बोध लेके आपको परीक्षा कक्ष में इंटर नहीं करना है। परीक्षा कक्ष में आपको एक साधक की तरह जाना। साधक का मतलब मेरा है जैसे कि कोई योगी होता है और ध्यान साधना करता है, या मान लीजिए कोई भक्ति मार्गी व्यक्ति है जो किसी ईश्वर की पूजा करता है, भगवान की पूजा करता है, तो एक साधक की तरह आपको जो है एग्जाम हॉल में प्रवेश करना है। सारे तनाव से मुक्ति। क्यों? क्योंकि तनाव अब लेने को बचा ही क्या है, अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं।
आप अब तक इस हकीकत को जान गए होंगे कि आपने जितना कर लिया है उससे ज़्यादा अभी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जब अभी आप कुछ नहीं कर सकते हैं, जैसे कहते हैं ना कि मृत्यु अटल सत्य है, शरीर की मृत्यु जो है सभी की होनी ही होनी है, जिसने भी जन्म लिया है उसको मरना ही मरना है। तो उसी तरह से एक आज की डेट में आपके लिए एक अल्टीमेट ट्रुथ ये भी है कि अब तक आपने जो कर लिया है उससे ज़्यादा अब कुछ नहीं किया जा सकता है। अब आपको एग्जाम में जाकर उसका परीक्षण करना है और खुद को साबित करना है कि आपने जो किया है उसमें आप सर्वश्रेष्ठ क्या कर पा रहे हैं। तो जब आप में ये फीलिंग आएगी, मेरा कहने का कुल मतलब ये है घुमा फिरा कर कि आपको अब सारी चिंताएं, सारे तनाव, सारे गिल्ट, सारे जो है अपराध बोध मन से निकाल देने चाहिए। जितना करना था, जितना पढ़ना था, जितनी तैयारी करनी थी, जितनी रिवीजन करनी थी, सब आप कर चुके हैं। अब आपको अपने मन को स्थिर करना है। इसके लिए आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। आप जो है कहीं भी जाइए, थोड़ा सा घूमिए, कुछ देखिए, कोई टीवी सीरियल देखिए, कुछ भी देखिए, अपने आप को बिल्कुल शांत और स्थिर करने का प्रयास करिए, क्योंकि आपको जो है एक उलझन भरे मन से जो है एग्ज़ाम हॉल में कतई प्रवेश नहीं करना चाहिए। मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ और जो आप लोगों ने किया है वो सब मैंने किया है। जब तक सेंटर का दरवाज़ा नहीं खुलता था तब तक मैंने भी जो है नोट्स या किताबें पढ़ी हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैंने ये चीज़ें नहीं की हैं, लेकिन मैंने जो किया है और आज मुझे लगता है कि वो नहीं करना चाहिए था, उसके बारे में आपको मैं ज़रूर बताऊँ। तो एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आपका मन बहुत ही स्थिर होना चाहिए, किसी प्रकार की अपराध बोध मन में नहीं होना चाहिए और ये मान के चलना चाहिए, अपने ऊपर ये विश्वास करके चलना चाहिए था कि जैसी भी परिस्थितियों में आपने पढ़ाई की है, जैसी भी परिस्थितियों में आपने तैयारी की है, वो उन परिस्थितियों में उससे बेहतर नहीं किया जा सकता था, या किया भी जा सकता था तो आप नहीं कर पाए, इसका भी अपराध बोध आपके मन में नहीं होना चाहिए। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी अवसर अंतिम नहीं होता है। जब तक जीवन है तब तक अवसर है और तब तक ये संघर्ष जारी रहता है, जब तक आप जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते हैं, यानी कि सफल नहीं हो पाते हैं। तो मेरा आज का जो पहला मूल मंत्र ये है कि आपको अपने दिमाग को स्थिर करके जाना है। आप में बहुत से लोग होंगे जो थोड़ा बहुत योग या मेडिटेशन में विश्वास करते होंगे। तो मेरी अगर एक सलाह आप मानेंगे, जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, अगर आप कहीं कंफर्टेबल जगह हैं, जर्नी वगैरह में नहीं है या जर्नी में भी हैं, तो आंखें बंद करके मन को स्थिर करके आधे घंटे जो है बिना कुछ भी सोचे, आप एग्ज़ाम के बारे में मत सोचिए, आप किसी के बारे में मत सोचिए। मतलब ध्यान का मतलब ही होता है चित्त की जो है निर्विचार अवस्था, यानी आप आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट जो है गहरी गहरी सांसें लेकर जो है और मन को बिल्कुल स्थिर करने का प्रयास कीजिए। सारी बातें भूल जाइए, क्योंकि जो बातें याद रखनी है वो आपको एग्ज़ाम में याद आ जाएगा। भूलने का मतलब ये नहीं कि आप वहाँ पहुँचेंगे तो क्वेश्चन ही भूल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने मन को स्थिर करिए। उसके बाद जो है दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आपको होम टाउन नहीं मिला है या अपने आप होम टाउन में नहीं है, आपको दूसरी जगह एग्ज़ाम देने जाना है, तो दूसरी जगह अगर आपको एग्ज़ाम देने जाना है तो सबसे पहली चीज़ है कि पूरा प्रयास करना है आपको, अगर आपके सामने कोई विकट परिस्थिति नहीं है, कि आप एक दिन पहले यानी एक रात पहले वहाँ जाएं। जहाँ भी आपको रुकना हो अच्छे से विश्राम करिए, नींद लीजिए, खाइए पिए, और उसके बाद जो है सुबह टाइमली, क्योंकि आपका जो है पेपर सुबह जल्दी है, 9:30 बजे से आपका पहला पेपर होगा, और हमेशा एग्जामिनेशन सेंटर पर 1 से 1.5 घंटा पहुंचने का पहले प्रयास करिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास पर्याप्त समय होता है कि आप एग्ज़ाम हॉल में पहुंच सकते हैं, सेंटर तक पहुंच सकते हैं, उसके बावजूद आप जो है ठीक 1 घंटे पहले घर से निकलते हैं। देखिए, किसी ने रास्ता नहीं देखा है, रास्ते में क्या होगा नहीं देखा है, क्या समस्या आ जाएगी, कहाँ पर गाड़ी खराब हो जाएगी, कहाँ पर जाम लग जाएगा, कहाँ पर ट्रैफिक की दिक्कत आ जाएगी, कहाँ पर कोई अन्य अपरिहार्य स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों को जो है अवॉइड करने के लिए प्रयास करिए कि आप 1.5 से 2 घंटे पहले आराम से अपने सेंटर पे
पहुंच जाइए, वहां पर आप बैठिए, उठिए, नाश्ता करिए, कुछ करिए, वो जो है, लेकिन आप वहां पर पहुंच जाइए। अभी मेरे ही जो है एक मित्र थे, जब मैं एग्ज़ाम दिया करता था, तो मैं उनकी कहानी बताऊंगा, नाम नहीं लूँगा, वो वीडियो ज़रूर देख रहे होंगे, अगर जो है अभी भी देखते होंगे। तो उनका जो है गोंडा में एक जगह पे सेंटर पड़ा था, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने लखनऊ से सुबह गोंडा पहुंचने का एक दुस्साहसिक निर्णय लिया, और वो पहुंचे भी, लेकिन एग्ज़ाम शुरू होने के आधे घंटे बाद पहुंचे। तो पहली चीज़ तो उनको अंदर जाने के लिए सबके हाथ पांव जोड़ने पड़े, उसके कारण उनका इतना ज़्यादा जो है, उतने ज़्यादा तनाव में आ गए, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि वो 1.5 किलोमीटर सवारी नहीं मिलने पर दौड़ते हुए गए, मतलब लिटरली वो रनिंग करते हुए जो है, दौड़ते भागते हुए गए कि हमको एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंच जाए। उनको रास्ते में कोई साधन नहीं मिल रहा था, क्योंकि उन्होंने कोई भी पूर्व व्यवस्था नहीं की थी। जब आपका एग्ज़ाम, आपको 3 महीने 2 महीने से डेट पता है पहले से, जब इतना नियोजित तरीके से सब कुछ हो रहा है, तो आपका आना जाना भी नियोजित होना चाहिए। रास्ते में कोई अपरिहार्य स्थिति हो जाती है, वो सारी बातें अलग हैं, लेकिन अपना पूरा यही प्रयास करना चाहिए कि हमको हमेशा सेंटर जो है वो समय से पहुंचना चाहिए। अब सोचिए, जब वो आधा घंटा लेट कमरे में घुसे, फिर उनको OMR मिली, 15 मिनट उन्होंने OMR भरने में निकाला, यानी 45 मिनट जो है उनके इसी में चले गए। उसके बाद उनको पूरा पेपर तक पढ़ने का अवसर नहीं मिला, और अंततः वही हुआ जिसका डर था। बहुत ही ब्राइट, बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं वो, और उसके बाद हालांकि उन्होंने एग्ज़ाम अगला क्रैक किया और आज वो अधिकारी भी हैं, लेकिन समस्या यही हुई कि वो वाला एग्ज़ाम में वो लगभग 35-40 क्वेश्चन तो वो पढ़ ही नहीं पाए पहली शिफ्ट के पेपर में, जो है समीक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति आपके साथ ना हो, इसके लिए आप वेल प्रिपेयर्ड रहिए। जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं पहले से आपको पता है कि बाल पॉइंट पेन ले जाना है, इस कलर का ले जाना है, एक पेंसिल भी रख लीजिए, एक रबड़ भी रख लीजिए, कोई इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एक आध एक्स्ट्रा जो है पेन रख लीजिए, और सबसे बड़ी चीज़, पेन जो भी ले जाइए वो बिल्कुल नया ब्रांड न्यू लेके आपको एग्ज़ाम में नहीं जाना कि उसका जो आगे कैप का जो सील होता है वो आप वहीं पर जाके खोलें। पेन जो भी लीजिए उसको 2 दिन पहले अच्छे से खूब चला लीजिए, 2-4 पन्ना उससे कुछ लिख डालिए। पेन कुल मिला के लिखा हुआ, जिसको कहते हैं ना रवा हुआ, तो जो है पेन अच्छे से चल अच्छा फ्लो आ जाए उसमें, इसका ध्यान रखिएगा। कभी कभी जो है एकदम से नया पेन ले जाने पे क्या होता है, OMR सीट भरते समय और ज़्यादा प्रेस कर देने की वजह से OMR सीट डैमेज होने लगती है, उसमें फटने जैसे निशान बनने लगते हैं, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। ये हुई, अपने साथ पानी की एक बोतल रखिए, और जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, साथ में एडमिट कार्ड प्रॉपरली आपके पास होना चाहिए, कम से कम 2 फोटो आप रखिए अपने पास, अपनी ओरिजिनल पहचान पत्र, मतलब जिसको हम फ़ोटो ID कहते हैं, चाहे वो आधार हो या अन्य कोई भी फ़ोटो ID, ये सब रखिए। ये मत सोचिए कि आयोग ने तो ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, इसमें लिख दिया तो हमको ज़रूरी नहीं है कि हमसे मांगा जाए। और इसका भी मैं दृष्टांत दे सकता हूं, लेकिन मैं आपसे बहुत ज़्यादा आपका समय आज नहीं लेना चाहता हूं। मतलब ये भी हो चुका है कि फ़ोटो की भी ज़रूरत पड़ जाती है एग्जामिनेशन सेंटर पे, आपके ओरिजिनल आई कार्ड की भी ज़रूरत पड़ जाती है, आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ जाती है। और आज की डेट में अगर किसी को आपके ऊपर शक होता है कि आप किसी के स्थान पर परीक्षा दे रहे हैं या कोई जो है गड़बड़ी कर रहा है, तो उसका तुरंत बायोमेट्रिक कराया जाता है, उसकी असली पहचान जानने के लिए। इसलिए अपनी पहचान को साबित करने के लिए एक ठोस प्रूफ आपके पास एग्ज़ाम हॉल में होना चाहिए। घड़ी के बारे में जानते हैं आप, एनालॉग क्लॉक ले जा सकते हैं, डिजिटल क्लॉक पर रोक होती है, कोई भी अन्य डिजिटल सामग्री आप अंदर नहीं ले जा सकते हैं। और जाइए तो अच्छे से पहले से ये सोच लीजिए कि आपको एग्ज़ाम सेंटर पर जाना है, तो उससे पहले वही चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जो बहुत ज़रूरी हैं। और हर एग्ज़ाम सेंटर पर जमा करने की व्यवस्था होती है। मान लीजिए आपको एक बड़ा बैग जमा करना है तो आप थोड़ा पहले पहुंचिए, क्योंकि हर जगह आपको उस दिन लाइन मिलेगी।
आपको उस दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लाइन मिलेगी, आपको हर जगह टिकट पे लाइन मिलेगी, आपको जो है एग्जामिनेशन सेंटर पे फ़ोन जमा कराने की, बाकी चीज़ें जमा कराने की भी लाइन मिलेगी। तो इसका भी ध्यान रखिए कि आप जो है किसी वजह से आपको एग्ज़ाम सेंटर में लेट नहीं जाना है। अब अगला चरण आता है कि आप एग्ज़ाम हॉल में प्रवेश कर पाएँ। अभी जो आप लोग जानना चाहते हैं मैं उस पर आ रहा हूँ, जो कट ऑफ और ये सब बातें लिखी हैं, लेकिन थोड़ा सा मेरी बातों को सुन लेंगे तो हो सकता है आप किसी बड़ी गलती से बच जाएं। हालांकि आप लोग बहुत अनुभवी हैं और सारी चीज़ें जानते हैं, लेकिन अभी एपीएस का जो एग्ज़ाम हुआ है, मैं जो हमारे बैच के स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने 1.5 घंटा गूगल मीट पे यही सारी बातें समझाई कि एग्ज़ाम हॉल में क्या करना है, ओएमआर कैसे भरना है, कैसे नहीं भरना है, और गोला फिल करते समय क्या सावधानियाँ। उसके बाद भी 3 लोगों ने बाद में मुझसे फ़ोन किया एग्ज़ाम देके कि सर मैं 5 प्रश्न मेरे जो आते थे उसमें 1 का सीरियल गलत होने से 5 लगातार मेरे क्वेश्चन जो है का ऑप्शन गलत भर गया है। और यही बात ठीक 2 दिन पहले उनसे रात में 1.5 से 2 घंटा हम लोगों ने गूगल मीट पे चर्चा की थी। तो सुनने में ये सब बातें बड़ी हल्की लगती हैं, लेकिन इतनी हल्की ये है नहीं। और आप लौट के निकलें तो कम से कम इस वजह से ना दुखी हो कि आपने रोल नंबर सही नहीं भरा, आपने कोड सही नहीं भरा, आपने जो है ओएमआर में जो है गलत फिल कर दिया। ये सब चीज़ें जो है नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतने तगड़े कंपटीशन में ये छोटी सी गलती आपको बहुत पीछे ढकेल सकती है। सबसे पहले ओएमआर भरने की बात आती है। तो जब हम लोग ओएमआर भरते हैं, जब आपको मिलता है तो जैसे आपको नाम भरना होता है तो ABCD इस तरह से इसके लिए कॉलम दिया रहता है। मान लीजिए रोल नंबर ही भरना है तो उसके नीचे जो है आपको सर्कल्स दिए रहते हैं जिसको आपको सर्कल करना है। अब मान लीजिए जो है आपका नाम जो है अमित है, AMIT, ठीक है। अभी ये सब चीज़ें यहाँ पर कुछ आपने सबसे पहले क्या करना है, ऊपर भर लेना है, उसके बाद A पे बिंदी रख देनी। अभी A को पूरा फिल नहीं करना है। उसके बाद M वाला देख लीजिए कहाँ पर आएगा, M पे बिंदी रख लीजिए, I पे बिंदी रख लीजिए, T जहाँ भी आएगा वहाँ पर रख लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपका जो नाम होगा, अब एक बार मिला लीजिए। आपने A पे बिंदी रखी, M पे रखी है ना, और I पे रखी है और T पे रखी। केवल आपको बिंदी रखनी, क्योंकि बिंदी जो है आप बदल भी सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर अगर कोई गलती होती है। अब इसके बाद आप अच्छे से फिल करिए, जैसे फिल किया जाता है वैसे आप जो है प्रॉपरली उसको फिल कर दीजिए। बिंदी पहले से रखी हुई है, इसलिए 100% जो है जो आपका वो है वो सही भरेगा, कोई भी रिस्क यहाँ पर नहीं रहेगा। यही आपको जो है जब बुकलेट भरते हैं तब होता है। इसके अलावा बहुत सी सारी चीज़, बुकलेट कोड, सेंटर कोड, और जहाँ पर नाम भरना प्रॉपरली वहाँ पर नाम भरिए। रोल नंबर आप हमेशा जानते हैं कि मान लीजिए आपका 8 डिजिट का रोल नंबर है और ये 10 डिजिट का जो है ये कॉलम बना है, तो आपको सबसे आखिरी अंक सबसे पीछे भरना है। शुरुआत में भले 2 आपके छूट जाएंगे, ठीक है। तो ये इसको आपको फॉलो करना है। ये सब चीज़ें आप लोग जानते हैं, बस मैं केवल और केवल जो है आपका एक शुभचिंतक होने के नाते, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि किसी की इन छोटी छोटी बातों से एग्ज़ाम जो है ख़राब हो। तो ये तो आपका जो है आ गया कि कैसे आपको जो है ये भरना है। और इसमें आपको पहले ही कॉपी मिल जाती है। 5 मिनट ज़्यादा लग जाए, क्योंकि जितने भी लोग एग्ज़ाम देते हैं उनमें से 2 से 3% लोगों के साथ ये घटना होती ही होती है कि उनका कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। हालांकि इससे बाद में बहुत बड़ी समस्या नहीं होती है, इसके सुधार के तरीके हैं। आयोग को लिख के सूचित कर दिया जाता है कि मेरा बुकलेट सीरियल नंबर जो है A था और गलती से B भर गया है। ये सब चीज़ें जो है इसकी वजह से शायद ही कभी किसी की कॉपी जो है चेक ना हुई हो। लेकिन अगर आपने कोई ब्लंडर मिस्टेक कर दी है तो उसके लिए फिर कोई रेमेडी नहीं है। तो ये मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम देना व्यर्थ हो गया। तो ऐसी स्थिति में जो है बचने के लिए आपको ये जो है सही भरना जरूरी है। तो ये हो गई जो है कि OMR में अपनी डिटेल्स कैसे भरनी है। अब बात आती है कि अब आपको जो है पेपर मिलेगा, ठीक है। पेपर पहले मिल जाता है, OMR पहले मिल जाता है, उसके बाद जो है पेपर डिस्ट्रीब्यूट होता है।
वहाँ पर लिखा भी होता है जब तक कहा ना जाए तब तक सील ना तोड़े, लेकिन हम लोग की आदत है कि हल्का सा जो है झांकते ज़रूर हैं यहाँ से ऐसे करके, अरे ये, और 2-3 क्वेश्चन अगर आते हुए मिल गए तो ठीक है, नहीं आता हुआ मिला तो वहीं पे जो है पसीना जो है आना शुरू हो जाता है कि लग रहा है पेपर बहुत टफ आया है, आज तो जो है हो गया काम हो गया लेकिन इसीलिए कहते हैं ताक झाक मत करिए, ठीक है। रूल्स आर रूल्स, रूल्स बनाए गए हैं, इसीलिए निर्धारित समय पर अपनी घड़ी, या अगर परीक्षा कक्ष में घड़ी है तो वो ठीक है, एक बार ये भी देख लीजिए कि उसमें टाइम वगैरह सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है। क्योंकि देखिए परीक्षा कक्ष में परीक्षा केवल और केवल टाइम मैनेजमेंट का खेल है। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट कर लिया तो आप इस परीक्षा को या किसी भी परीक्षा को पास कर लेंगे। आपको बुकलेट मिली, अब आपके सामने टारगेट क्या है, टारगेट है आपका 135 प्लस, ये ओवरऑल टारगेट है, मतलब 200 में। लेकिन पहला पेपर आपका जीएस में होगा, जीएस में आपका टारगेट क्या होना चाहिए, 85 प्लस का टारगेट होना चाहिए 140 में। हालांकि मेरे लिए भी बोलना तो आसान है कि 85 प्लस का टारगेट होना चाहिए 140 में, लेकिन वास्तव में इतना आसान ये होता नहीं है, और इसी को जो आसान बनाते हैं वही लोग जो है अंतिम रूप से चयनित होते हैं। तो आपको तो ये करना ही होगा, क्योंकि आपने अगर पढ़ा है तो आपको बिल्कुल शांत स्थिर चित्त से जो है हर चीज़ को बिल्कुल सिस्टमैटिकली करना होगा। पहले जो है सबसे पहले जब आपको आपकी बुकलेट मिल गई, और एक चीज़ और मैं आपको बहुत क्लियरली बता दे रहा हूँ कि अगल बगल वालों पे, चाहे वो आपका मित्र ही कोई बैठा हो, परिचित ही बैठा हो, किसी से ना बात करिए, ना किसी से पूछिए, ना किसी को कोई सलाह दीजिए, ठीक है। आपसे बेहतर उस समय कोई नहीं है, यही मानकर जो है काम करिए, क्योंकि जो आप उस क्वेश्चन के बारे में जज कर सकते हैं और दूसरे के कहने पर अगर आपने गलत कर दिया तो उसका आपको बहुत पछतावा होगा। इसीलिए ये काम करने की आवश्यकता ही नहीं है, और ये वैसे भी जो है प्रतिबंधित होता है। अब हमारा 85 प्लस का लक्ष्य है, 140 क्वेश्चन है। सबसे पहले जब क्वेश्चन पेपर मिलता है तो हमको क्या करना होता है, एक पेंसिल लीजिए हाथ में, क्वेश्चन पेपर लीजिए और एक सरसरी निगाह से पूरे पेपर को पढ़ते जाइए। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आप जैसे ही देखेंगे कि प्रश्न लिखा हुआ है और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपने प्रश्न पढ़ा नहीं कि आपसे अपने आप पेंसिल चल जाएगी, चला दीजिए वहाँ पर। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि उसमें टिक वगैरह लगाना जो है ठीक नहीं माना जाता है, इसलिए वहाँ पर आप जो है कोई पॉइंट बना लीजिए केवल संकेत के लिए कि ये वाला उत्तर जो है सही है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जो हमारा ब्रेन सबसे पहले आंसर देता है किसी चीज़ का, वही उत्तर सही होता है। अगर आपने ए सोचा था और ओएमआर भरते समय फिर आपने इस प्रश्न पे एक बार और मंथन कर लिया और आपने फिर निष्कर्ष निकाला कि नहीं डी सही होना चाहिए, तो मैं 99% जो है केसेज में ये होता है कि आपका डी सही नहीं निकलेगा। इसलिए जो पहली नज़र का प्यार है, जो लव एट फर्स्ट साइट है, यानी जब देखते ही आपको समझ में आ गया कि यही उत्तर है, यही है आपकी पहली पसंद जो है, और जिसको आपने पढ़ा है, जाना है, समझा है, और आप अनुभव से, ज्ञान से ये जान रहे हैं कि यही सही है, तो फिर यही सही है। इसमें फिर दोबारा मंथन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं और उसके पहली रीडिंग में जो है अगर आपको कहीं दिखता है कि मतलब बिल्कुल जिसको कहते हैं 101% वाला सही, उसको खट से जो है पेंसिल से आप जो है मार्क कर लीजिए, ठीक है। और एक सरसरी निगाह में देख लीजिए कि कितने प्रश्न ऐसे हैं। उसके बाद क्या करना है, आप थोड़ा सा आप जो है हल करते हुए आगे बढ़ना है। लेकिन हमेशा जो पहली रीडिंग में पूरे क्वेश्चन पढ़ने, कुछ लोग ऐसा सलाह देते हैं, मतलब सबकी अलग अलग धारणाएं हैं चीज़ों को लेके। कुछ लोग ऐसी सलाह देते हैं कि पूरा पेपर एक साथ नहीं पढ़ना चाहिए,
क्योंकि अगर वो पेपर टफ होगा और आपको नहीं आता होगा तो आपके छक्के छूट जाएंगे, आपके पसीना आने लगेगा, आप नर्वस हो जाएंगे और आप ब्लैकआउट हो जाएंगे, वहीं से आपका सब गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, टफ है, सबके लिए टफ है, इजी है, सबके लिए इजी है, ठीक है। तो अगर नर्वस होंगे तो सब लोग हो जाएंगे, लेकिन नर्वस होना ही नहीं है, जो आता है वो इतना ही करना है ना, क्योंकि यहाँ पर 100% क्वेश्चन भी तो नहीं हल करने हैं। 85 प्लस जाने के लिए आपको 120 के लगभग जो है क्वेश्चन करने होंगे, लेकिन ये कंडीशनल है, इसमें क्या कंडीशन है ये सब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो पहली चीज मैंने ये कहा कि सारे प्रश्नों को एक के बाद एक क्यों पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। और अगर आपने लोक सेवा आयोग के एग्जाम्स को मतलब पेपर्स को कभी सीधे सीधे पेपर्स में देखा है, घटना चक्र में तो आपने सेगमेंट वाइज देखा है, लेकिन अगर आपने पेपर्स को कभी ध्यान में देखा है तो कभी कभी एक ही टॉपिक के 2 क्वेश्चन एक के नीचे एक आपको दिखेंगे। ऐसा होता है ना, बिल्कुल होता है। और कभी कभी क्या होता है, यहां पर जो ए ऑप्शन है वही ऑप्शन आपको किसी सुमेलन वाले क्वेश्चन में जो है वो भी मिल जाएगा। तो उससे क्या होता है, एक प्रश्न हल करने से दूसरे प्रश्न का आपको क्लू मिल जाता है। इसलिए आपको पूरा पेपर अच्छे से पढ़ना है, अखबार की तरह ध्यान से, कि ऐसा तो नहीं है कि कोई क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक्ड है। वो लिंक अगर आपने खोज लिया तो निश्चित रूप से आपके दोनों ही प्रश्न सही हो जाएंगे जो आपस में लिंक्ड हैं। तो जो मेरा कहने का जो है अर्थ है कि पूरा पेपर पहले एक बार पढ़ना चाहिए, उसका बस यही उद्देश्य है। तो पहली रीडिंग आपने कर ली, दूसरी रीडिंग में जो है आपने देख लिया पहली रीडिंग में ही कि कोई क्वेश्चन इंटरलिंक्ड है तो उसको वहीं पर जो है मार्क कर लिया कि इंटरलिंक्ड है। अब क्या करना है आपको, अब आपके सामने 140 क्वेश्चन हैं और उसमें से कौन से क्वेश्चंस आपको आते हैं, आपने हल्के हल्के टिक लगाए थे ना, उनको जो है दोबारा अब पढ़िए। और कम से कम 60 प्रश्न ऐसे मिलेंगे, 55 से 60 प्रश्न ऐसे मिलेंगे आपको जिसमें आप पूरे अपनी अंतरात्मा के विश्वास से, जिसको हम आत्मविश्वास कहते हैं, जिसमें आप 100% कॉन्फिडेंट होके बोलेंगे कि इसका ये वाला ऑप्शन सही है, इसका ये वाला ऑप्शन सही है। वैसे ही क्वेश्चंस की आपको सबसे पहले खोज करनी है और वो क्वेश्चंस जैसे ही आप टिक कर लीजिए, सबसे पहले क्या करना है, OMR सीट पे आपको भर लेना है और जो रफ साइड है कॉपी का वहां पर आपको एक मोटा मोटा अनुमान लिख लेना है कि आपको 55 क्वेश्चन जो है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको 100% वो सही लगते हैं तो वो सही होंगे, हम यहां पर भी 55 में भी हम मान के चलते हैं कि 5 प्रश्न आपके जरूर गलत होंगे। मैं ये भी कह रहा हूं कि 55 आप जब 100% भरोसे से कह रहे हैं तो उसमें भी 5 प्रश्न जरूर गलत होंगे, यानी कुल जमा आपको 50 क्वेश्चन सही मिलेंगे और 1/3 से हटाते हुए 2 क्वेश्चन आपके और जो है गड़बड़ हो जाएंगे। यानी कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो आपने भी 48 प्रश्नों का ही काम किया है। मेरी बात को आप समझे? तो पहले प्रयास करिए कि वो 55 से 60 क्वेश्चन जिनमें आपको 100% विश्वास है कि और ऐसा जरूर होगा, सभी के साथ होता है, जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, केवल एक ब्लफ में एग्जाम दे रहा है या एक भाग्य आजमाने गया है, उसकी बात अलग है। अगर आप सीरियस विद्यार्थी हैं, आपने मेहनत की है, आप इस परीक्षा के लिए डिवोटेड रहे हैं, आपने अपना डेडिकेशन दिया है, तो 55 से 60 क्वेश्चन आपको ऐसे पहली ही रीडिंग में मिल जाएंगे जहां पर आप अपने आत्मविश्वास से कहेंगे कि ये प्रश्न जो है मैंने पढ़ा है, इसका यही वाला सही उत्तर है। मान लीजिए 60 खोज लिया, मैं कहता हूं 6 उसमें से गलत हो जाएंगे, 7 गलत हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको वो 60 क्वेश्चंस पे भरोसा होगा कि हाँ ये ठीक है। 60 के बाद आगे की कहानी ये है कि 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आप अगर एलिमिनेशन मेथड को यूज करेंगे, खासकर जैसे कौन सा
मैच मेकिंग वाले क्वेश्चन हैं, या कालक्रम वाले क्वेश्चन हैं, या कथन कारण वाले क्वेश्चन हैं, अगर उसमें थोड़ा सा जो है एलिमिनेशन मेथड को यूज करेंगे, यानी कि आपके सामने 4 ऑप्शन हैं ABCD, और आपको अच्छे से पता है कि इसमें या तो A होगा या B होगा, ना तो D हो सकता है ना C हो सकता है। ऐसे 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, निश्चित रूप से मिलेंगे। ऐसे 20 क्वेश्चंस को आपको देखना है, इसमें से जिसमें से आप मतलब आपके पास 2 में निर्णय लेने का जो है पर्याप्त आधार हो। निर्णय आपको 2 लेना है, तो ऐसे 20 के 20 क्वेश्चन आपको हल करने हैं। और इसमें भी फिर वही बात आती है कि आपका जो अनकॉन्शियस माइंड, जिसने सबसे पहले आपको सूचना दी थी कि इसमें ए वाला जो है मोस्ट करेक्ट है, और मैंने निश्चित रूप से इसको पढ़ा है, और भले ही मैं इसके लिए 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि 80% जो है ये होना चाहिए, तो आपको इसके साथ जाना चाहिए। अब इसमें क्या होगा कि 20 में से जो है लगभग 13-14 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, 6-7 क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अब तक हमने जो है कितने प्रश्न हल कर लिए? 80 प्रश्न हल कर लिए। अभी हमारे पास बहुत सारे प्रश्न हैं। अब वो प्रश्न हैं करीब जो है ऐसे 20-25 जहां पर आपको थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। जैसे रीजनिंग है, रीजनिंग में आप ऐसा तो है नहीं कि आप देखते ही टिक मार दोगे कि ये वाला सही होगा। ए चला तो पश्चिम दिशा में मुड़ा, फिर 3 किलोमीटर चला, फिर दक्षिण दिशा में मुड़ा, तो बताओ ए अपनी जो है वहाँ से किस दिशा में है। तो बिना इसको हल किए तो हल होगा नहीं। और आपको रीजनिंग के 15 क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं, जिसमें से आपको 10 से 12 क्वेश्चन बिल्कुल सही करने हैं। रीजनिंग में दोस्तों अगर आप थोड़ा सा भी एफर्ट करेंगे तो निश्चित रूप से आपको 15 में 11-12 क्वेश्चन कहीं नहीं गए हैं। तो ये जो है 12 से 15 क्वेश्चन आपके जो है रीजनिंग के माध्यम से आपको इसमें कुछ नहीं तो किसी भी हालत में आपको 10 क्वेश्चन तो आपको जो है इसमें से मिलने ही मिलने हैं। तो ये हो गया। अब आपने लगभग जो है अगर हम देखेंगे तो 95 से 100 क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिए, और इसमें अभी आप कहीं पहुंचे नहीं हैं। अभी आप कम से कम अगर आपने 100 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो आप ये मान के चलिए कि अभी भी आप जो है आप 10 से 15 क्वेश्चन निश्चित रूप से जो है आप गलत कर सकते हैं। ईश्वर करे कि ऐसा ना हो, लेकिन ऐसा मोस्ट होता है। तब इसके बाद क्या करना है? अब आती है बात जो है अपने जो है इनर कॉन्शियस को, या जिसको हम अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं, उसको आजमाने की। और उसी को आप लोग जो है तुक्केबाजी भी कहते हैं, क्योंकि हमको किसी भी हालत में 85 प्लस जाना है। तो 20 क्वेश्चन में आपको रिस्क लेना होगा। 20 क्वेश्चन में जिसमें आपको पहली चीज़ मेरी बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जिस प्रश्न के बारे में आप ना अगाड़ा जानते हैं, ना पिछाड़ा जानते हैं, ना उसके आगे का कुछ जानते थे, ना पीछे का, ना आपने उसको पढ़ा है, ना आपको सुना है, उस क्वेश्चन को आपको सर्किल करके बिल्कुल डंप कर देना है कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ऐसे 15 क्वेश्चन निश्चित रूप से होंगे जिनके बारे में आप कोई भी आइडिया नहीं लगा पाएंगे। 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे ही होंगे। बाकी 20 क्वेश्चन में आपको रिस्क लेना है। रिस्क लेने के भी बहुत सारी मेथडोलॉजी है। एक तो एलिमिनेशन मेथड वाले तो आपने सॉल्व ही कर लिए। अब आपको 4 में एक विकल्प पता है कि ये नहीं हो सकता है, और एक विकल्प के बारे में पता है कि ये हो सकता है, और 2 विकल्प के बारे में आइडिया नहीं है। वहाँ पर थोड़ा सा चिंतन मनन करिए, ठीक है। अब जैसे कुछ कुछ अनुमान लगाने के भी वैज्ञानिक तरीके होते हैं, खासकर लोक सेवा आयोग के अगर आपने क्वेश्चंस देखे होंगे, जहाँ पर कथन और कारण वाला क्वेश्चन होता है, मोस्टली उसमें ए बी की व्याख्या करता है, और दोनों ही ए और बी दोनों ही कथन और कारण दोनों ही सही हैं, और ये इसकी व्याख्या करता है। ये वाला ऑप्शन जो है मोस्टली ठीक होता है।
सुमेलन में अगर आप एक को सही भिड़ा ले गए और उस एक की वजह से भी आपका जो है अगर अलाइनमेंट में ठीक आ गया कि उस एक के कारण जो है आप एक ऐसे यूनिक ऑप्शन पे पहुंच गए कि वो ऑप्शन केवल सी में है, तो आप निश्चित रूप से जो है उस पर प्रोसीड कर जाइए। तो कुल मिलाकर 15 से 20 क्वेश्चन आपको रिस्क उठाने होंगे, और ये रिस्क आप नहीं उठाएंगे तो आप 85 वाली जो गणित है यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। वैसे अगर आप 80 प्लस जा रहे हैं और सही जा रहे हैं तो आप जो है आपने जीएस का जो रिस्क जोन है वो पार कर लिया, और रीजनिंग आपको अच्छे से उबारेगा इससे। करंट अफेयर्स आपने खूब मन लगा के पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, दबा के पढ़ा है, इसलिए करंट अफेयर्स में विश्वास रखिएगा। और करंट अफेयर्स में देखते ही टिक लग जाता है। करंट अफेयर्स में कभी सोचना विचारना नहीं पड़ता है, क्योंकि करंट अफेयर्स को जो है जिस तरह से हम लोग पढ़ते हैं लास्ट मोमेंट पे, और चूंकि उसको हम लोग कई सोर्सेज से लगातार सुनते रहते हैं, तो उसमें जैसे ही प्रश्न हमारे सामने आता है हमको उत्तर का अनुमान वहीं पर लग जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर अगर हम पहले पेपर की बात करें तो आपको 120 से 125 प्रश्न मैक्सिमम अटेंड करने हैं। 15 क्वेश्चन जिनमें डाउट है उनको बिल्कुल ही छोड़ दीजिए, उन पे रिस्क लेने की भी जरूरत नहीं। के बारे में आपने कुछ सुना ही नहीं है, कभी उसके बारे में पढ़ा ही नहीं है, तो उसको आप कैसे उत्तर दे सकते हैं। वहां पर आपका अगर अंतर्मन भी कुछ कह रहा होगा तो निश्चित रूप से जो है वो फॉल्स इंफॉर्मेशन है, वो कहीं ना कहीं से जो है किसी और उसी जैसे तथ्य को आपने कभी पढ़ा था, उसकी वजह से आपके मन में कुछ ऐसी फीलिंग आ रही होगी कि शायद मैं इसका उत्तर जानता हूं। तो ये जो सिस्टम है इसको आपको फॉलो करना होगा। और बहुत से लोग लकी होते हैं, उनको 115 में ही 85 पार कर जाते हैं, तो उनको रिस्क लेने की जरूरत ही नहीं होती है। 120 में 80 85 पार कर गए तो क्यों रिस्क लेना, 20 छोड़ दीजिए, साफ साफ छोड़ दीजिए, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये सोचते हैं कि मतलब उनको पेपर देख के ऐसा लगेगा कि ना उनको ये 55-60 वाले में से ज़्यादा क्वेश्चन मिल रहे हैं, इसमें मुश्किल से उनको 40 क्वेश्चन मिल रहे हैं, फिर उनको एलिमिनेशन मेथड में से 20 में से 10 ही क्वेश्चन मिल रहे हैं, और रीजनिंग में भी वो बहुत, हाँ रीजनिंग की बात आई, रीजनिंग में वो क्वेश्चंस जो आपकी क्षमता से बाहर हो, जिसमें समय बर्बाद हो रहा हो, उन क्वेश्चंस को टच करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं जानते हैं कि किस फार्मूले से वो निकलेगा, आपको कोई आइडिया नहीं लग रहा है, तो आप बिल्कुल उसको स्किप कर दीजिए। आपके पास वैसे भी 15-20 क्वेश्चन स्किप करने का पूरा जो है आपके हाथ में है, और उसकी वजह से आपका नुकसान भी नहीं होना है। लेकिन अगर आपने एक किसी रीजनिंग के क्वेश्चन में उलझकर 15 मिनट अपना बर्बाद कर दिया, तो समझ लीजिए कि आपने 5 क्वेश्चंस अपने और डुबो लिए, जहां पर थोड़ा सा चिंतन मनन करके आप जो है किसी सही नतीजे तक पहुंच सकते थे। क्योंकि अगर आपने 15 मिनट बर्बाद करके रीजनिंग में भी किसी क्वेश्चन पर आप उत्तर नहीं निकाल पाए हैं, तो आपका 15 मिनट भी गया, वो क्वेश्चन भी आपके हाथ से गया, और उस क्वेश्चन की वजह से 5-7 क्वेश्चन और गए। तो ये जो है जीएस में आपको इस तरह से करना है। अब जो मैंने शुरुआत में एक बात की थी कि ओएमआर सीट पे हमको कैसे फिल करना चाहिए। बहुत लोग ये सोचते हैं कि चलो 140 प्रश्न है, पूरा हल कर लेते हैं, फिर आखिरी के 15 मिनट में खटाखट कर देंगे। तो वो जो खटाखट होता है उसमें सबसे ज़्यादा गलती होती है। क्यों? क्योंकि सीरियल नंबर पड़ा 1 2 3 4 5 6 7, ये क्वेश्चन का सीरियल नंबर पड़ा है। आगे जो है आपके चारों ऑप्शंस के गोले बने हैं। अब आपने पहला आंसर देना था, दूसरा नहीं देना था, तीसरा देना था, चौथा देना था, पांचवा छठा नहीं देना था। ये आपने छोड़ दिया था किसी डाउट की वजह से, या आपने उसको स्किप कर दिया है, मान लीजिए आपको आता ही नहीं है। जब जल्दबाजी होती है तो क्या होता है, आपने पहले का भर दिया, सी भरना था आपको, उसके बाद दूसरा आपको छोड़ना था और तीसरे का डी भरना था। लेकिन क्या हुआ, आपने दूसरे में डी भर दिया जिसको आपको छोड़ना था, जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता है। और यहाँ पर भी आप अगर नहीं संभले तो जो आपको पांचवा छठा छोड़ना था
वो जो है आप एक एक सीरियल ऊपर बढ़ते गए। मेरे पास मतलब एग्ज़ाम हॉल से निकलने के बाद शाम को कम से कम 5-7 ऐसे फ़ोन ज़रूर आते हैं जो रो रहे होते हैं, बाकायदा आंसू निकल रहे होते हैं कि सर पूरा पेपर मेरा बहुत ज़बरदस्त होता अगर मैंने 5-7 क्वेश्चन जो है OMR की फिलिंग में गलत नहीं किए होते। और निश्चित रूप से मैं जानता हूं कि वो गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन हुआ वही जो बार बार समझाने के बाद भी लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं। इसलिए जैसे ही बिल्कुल क्रमिक रूप से चलिए, 140 क्वेश्चन हैं, 140 को आप 4 भागों में बांट लीजिए, 35 35 35 35, ठीक है। जैसे ही 35 क्वेश्चन में आपका डिसीजन हो जाए, मान लीजिए आपको 35 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन पता है, अगले 35 क्वेश्चन में आपको 20 पता है जो आपको भरने हैं, आपने निर्णय ले लिया है, ठीक है। तो आपको अगले 35 की बात नहीं करनी, पहले जो 35 में आपको 15 जो आपने निर्णय ले लिया है, और उसमें एक चीज़ ये भी जान लीजिए कि एक बार निर्णय लेने के बाद बहुत ज़्यादा अगर आप सोच विचार करेंगे तो निश्चित रूप से वो ऑप्शन आप गलत करके आएंगे। तो 15 को पहले आप लॉक करिए। 15 को लॉक करने का मतलब क्या है, 1 से 35 में जहां जहां जिसके सामने जो ऑप्शन है वो सही ब्लैंक करिए और जो छोड़ना है उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। तो इसमें भी आप यही कर सकते हैं जो मैंने शुरुआत में नाम और जो आपका रोल नंबर और बाकी डिटेल भरने में होता है। मान लीजिए आपको पहले का C भरना है तो आप पहले उसमें बिंदी रख लीजिए, चौथे का D C, तीसरे का C भरना है, चौथे का D भरना है, ठीक है। इस तरह से आप जो है पहले से 35 क्वेश्चंस का जो है आप हिसाब किताब बना लीजिए, बिंदी रखी हुई है। उसके बाद आपको फिर क्वेश्चन बुकलेट नहीं देखनी है, बस आप जो है गोलों को रंगते चले जाइए, भरते चले जाइए, ठीक है। ये 35 हो गए। अगले 35 क्वेश्चंस पे आइए। आपको ये कभी नहीं करना है कि आपको आखिरी में सारे करने हैं, क्योंकि ये प्राय आप एग्जाम हॉल में देखेंगे कि आखिरी का जब 7 मिनट 8 मिनट बचता है, जब एग्जामिनर कहता है कि अंतिम 10 मिनट बचे हैं, तब लोग क्या करते हैं कि अभी तो 130वें सवाल पे थे, अभी तो हल ही कर रहे हैं और 10 मिनट बचे हैं, अब 10 सवाल तो वो छूट गए, जो आखिरी के 10 हैं वो आप देख ही नहीं पाएंगे। फिर अब आपको जो सीरियल से सही से भरना था वो जो है आपका सब सीरियल उलट पुलट हो सकता है। आप बहुत अवेयर हैं, बहुत सचेतन हैं तो बात अलग है कि आप उतनी हड़बड़ी में भी कर ले जाएं, लेकिन ऐसा रिस्क क्यों लेना जब आपने अपने जीवन के 2 साल 1.5 साल 2.5 साल 3 साल समर्पित कर दिए हैं, आपने अपने आप को ख़त्म कर दिया है इस एग्ज़ाम के लिए, तो फिर क्यों रिस्क लेना। रिस्क वहाँ लिया जाता है जहाँ पर जो है कोई गुंजाइश हो, आपके पास कोई विकल्प ही नहीं है, आपको ये परीक्षा पास ही करनी है, तो रिस्क क्यों लीजिए। 5 क्वेश्चन नहीं करेंगे वो चलेगा, लेकिन अगर आप 10 क्वेश्चन गलत भर देंगे जो आपको 100% सही पता थे तो वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और इसकी जो गिल्ट होगी, इसका जो अपराध बोध होगा, वो आपको पूरे जीवन जो है आपको सुखी नहीं बैठने देगा कभी। वो हमेशा आपको कुरेदेगा जो है कि मुझे ये 10 क्वेश्चन बिल्कुल पक्के वाले पता थे, लेकिन मैंने जो है ये बहुत भारी गलती कर दी। तो आप 35-35 के 4 स्लॉट बना लीजिए। मान लीजिए आपको आधे घंटे में आपने 35 कर लिया, और टाइम का बहुत ध्यान रखिए, टाइम से चलिए। ये नहीं कि आपको किसी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा समय देना है, किसी में जो है सब में बराबरी से समय दीजिए और जो है इस तरह से सबको 35-35 करके भरते चले जाइए। अब आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, मैं नहीं कहता कि 35 शुरुआत वाले 35 में आपने सब पहले ही फाइनल कर दिया, कुछ होंगे जिसको आपने सोचा होगा कि आखिरी में इसका निर्णय लेंगे, जो जहाँ पर जो है तुक्का या यूँ कह लीजिए कि प्रायिकता या जो भी समझ लीजिए जो है उसको आप जो है कि आप कोई बहुत ही दूसरे तरीके से जो है उसके बारे में सोचेंगे, या कुछ नहीं तो जो है फिर ब्लाइंड खेलेंगे। जो भी करना हो आपको तो उनको जो है अलग से मार्क करके रखिए। आप जो है आप अपनी आंसर क्वेश्चन बुकलेट में उसको मार्क कर लीजिए कि इस पर हमको बाद में सोचना है। समय मिलेगा तो सोचिएगा, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन जो आपको आते हैं पहले उसको तो पक्का आप जो है भरिए। तो यहाँ पर एक सवाल जो आप लोग पूछते हैं कि 140 में अगर हमको जीएस में
करना है तो देखिए जीएस हमेशा खासकर आरओ परीक्षा का मॉडरेट लेवल का होता है। कभी भी आप ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत ही इजी पेपर आया था। मॉडरेट हो सकता है, मॉडरेट टू टफ भी हो सकता है। और कम से कम 140 में 8-7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसकी हवा नहीं लगेगी कि ये कहाँ से आए हैं, कौन है ये, क्या चाहते हैं। ऐसे क्वेश्चन 2021 वाला पेपर आप लोग को याद दिला दूं अगर याद नहीं है तो। आप एक सवाल पूछेंगे जब ये 7-8 क्वेश्चन देखेंगे कि अरे ये कहाँ से आ रहा है भैया, कौन सी हिस्ट्री की किताब में ये फैक्ट दिया हुआ है। इसके लिए क्या पीएचडी स्कॉलर की जरूरत थी इनको जो ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो इसका जवाब एक ही है कि आपने भी पीएचडी नहीं की है और आपके बाकी लोगों ने पीएचडी नहीं की है। सभी के लिए उसकी कठिनाई का स्तर सेम हो सकता है। कोई पीजीटी टीजीटी हिस्ट्री हो या पीएचडी वाला भी बैठा हो तो उसको अगर पता हो तो पता हो, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को लेकर तनाव नहीं लेना, लोड बिल्कुल नहीं लेना है। ये मान लीजिए कि आयोग का मजाक है आपके साथ और उस मजाक को आपको भी मजाक में ही टाल देना है कि चलो भाई आप मजाक कर सकते हो, आप बड़े आदमी हो तो हम भी आपका मजाक मजाक में ही लेते हैं, उसको दिल पे नहीं लेते हैं, उसको अन्यथा नहीं लेते हैं, ठीक है। तो वो 7-8 क्वेश्चन का लोड नहीं लेना है। और 5-6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जब आंसर की आएगी तो उसमें विवाद होना ही होना है। 5-6 क्वेश्चन का कम से कम 10 से 12 क्वेश्चनों में विवाद होता है। फिर रिवाइज आंसर की किसी ने आज तक देखी ही नहीं आयोग की तो उसके बारे में कोई कुछ कह ही नहीं सकता कि क्या सही था क्या गलत था, ठीक है। तो ये सबको लोड नहीं लेना है। आपको ये प्रयास करना है कि आपको किसी भी स्थिति में 80 से ऊपर जाना ही जाना है और 85+ अगर आप लांग गए तो आप मान लीजिए कि आप जीएस दे के ही पास हो गए। आइए अब दूसरे पेपर की चर्चा कर ली जाए जो हमारा जिसको इवनिंग शिफ्ट कहते हैं, वैसे तो आफ्टरनून शिफ्ट कहा जाएगा उसको। तो 60 प्रश्न है और हमारा तो एक नारा ही है जिसको हम हमेशा बुलंद करते आए हैं, 55+। और ये बहुत आसान लक्ष्य है, मतलब क्योंकि अगर आप उधर 80-85 करते हैं, इधर 50 भी करते हैं तो आप 135 पार हैं, कोई टेंशन नहीं है। इसीलिए 85 मैंने उधर बोला। अगर आप उधर 80+ हैं और इधर 55 हैं तो भी आप पार हैं, बिल्कुल निश्चिंत मान के चलिए। लेकिन प्रयास यही आपको करना है कि आपको जीएस में 85 से ऊपर जाना है और हिंदी में हर हालत में 55 से ऊपर जाना है। किसी भी स्थिति में आपको 50 के नीचे नहीं रहना है, क्योंकि 50 के नीचे आप जहां गए वहां पर निश्चित रूप से क्योंकि हिंदी आज के समय में एक ऐसा विषय है समीक्षा अधिकारी का कि इसको सभी ने पढ़ लिया है, रट लिया है, तैयार कर लिया है। जो भी सिंसियर एस्पायरेंट्स हैं उन्होंने पूरे के पूरे बुक को, खासकर हमारी वाली जो बुक है, इसको अच्छे से कंठस्थ कर लिया है। और जिसने इसको कंठस्थ कर लिया है उसका तो वैसे भी 55 से नीचे नहीं जाना है। तो हिंदी में बताने को बहुत कुछ नहीं है। हिंदी आप जैसे ही पेपर मिलेगा वही फार्मूला है, आगे से पीछे तक पढ़ते चले जाइए। आगे से पीछे तक पढ़ते गए और आपको 40 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो पहली नज़र का प्यार होंगे, लव एट फर्स्ट साइट। जैसे ही आप देखेंगे आप कहेंगे यही है और कोई नहीं, इसी की तलाश थी। तो बस जिनकी वो तलाश थी आपको, तो 40 ऐसे तुरंत आप अपने कब्जे में ले लीजिए, ग्रिप में ले लीजिए। उसके बाद आते हैं 20 क्वेश्चन। 20 में आपको 12-13 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहां पर बहुत ही बारीकियां होंगी। बारीकियां का मतलब आपको वहां पर दिमाग को चलाना होगा। क्यों? क्योंकि उसमें ऑप्शंस इतनी चालाकी से पूछे गए होंगे कि किसी में 2 ऑप्शन सही लगेंगे, बार बार पढ़ने के बावजूद भी लगेंगे, आपको अच्छे से पता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको बेस्ट वाला आंसर, मतलब आप आप जानते हैं एक शब्द के कई विलोम होते हैं, लेकिन सबसे अच्छा वाला विलोम कौन माना जाता है?
जो सजातीय हो, तत्सम का विलोम तत्सम हो, तद्भव का विलोम तद्भव हो। हालांकि तत्सम का विलोम तद्भव शब्द हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी जो है मनाही नहीं है, लेकिन जब सर्वयुक्त विकल्प, सबसे अच्छा विकल्प चुनने की बात आती है तो तत्सम शब्द अगर है और उसका विलोम पूछा गया है तो वो तत्सम ही वाला सबसे सटीक माना जाएगा, उसी पर नंबर मिलेंगे, यानी जो सजातीय होगा उस पे ही नंबर मिलेंगे। तो ऐसे में उन क्वेश्चंस को, मतलब अगले जो 15 क्वेश्चन हैं 40 के बाद, वो भी आसान ही हैं, आपको पता है, उसके बारे में आप जानते हैं, लेकिन उसको आपको शक की दृष्टि से देखना है कि ये क्वेश्चन आयोग ने पूछा है तो आखिर पूछा क्यों है, इसके पीछे मंशा क्या है, इतना आसान क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, इसका मतलब उसमें कुछ है, और उसमें कुछ है तो उसके सारे विकल्पों पे बहुत अच्छे से मंथन करिएगा। हिंदी में यही सबसे बड़ी चीज है कि जो क्वेश्चन सबसे आसान लगता है वो कहीं कभी कभी सबसे टफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम उसके सारे पहलुओं पर विचार किए बिना तुरंत एक निर्णय पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, वहीं पर जो है कहानी गलत हो जाती है। खासकर इनमें से कौन सा एक नहीं है, जब ये विकल्प होगा तो बहुत सावधानी से उस पर ध्यान दीजिएगा, अच्छे से मंथन कीजिएगा। हिंदी के पेपर में आपका जो समय होता है बहुत ज़्यादा भी नहीं होता, बहुत कम भी नहीं होता, उसको पर्याप्त कहते हैं। जीएस में कुछ लोगों को लगता है कि हमको पर्याप्त समय नहीं है, तेज करना पड़ता है, लेकिन हिंदी में ये वाले 40 क्वेश्चन अगर आपने वास्तव में समीक्षा अधिकारी की ईमानदारी से तैयारी की है तो 40 क्वेश्चन पहली नज़र में आपको सही आप कर ले जाओगे, कोई डाउट नहीं है। 15 क्वेश्चन में ही दिमाग लगाना है कि 15 क्वेश्चन में दिमाग, और उसमें आप दिमाग लगाओगे तो 10 क्वेश्चन यहाँ पर आपके निश्चित जो है 10 से 12 क्वेश्चन सही होने ही होने हैं। बस पर्यायवाची में जरूर ध्यान दीजिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं बाकी कोई और भी उसका पर्यायवाची हो जिसके बारे में हमको नहीं पढ़ा। आखिर आयोग ने इतना सरल क्वेश्चन पूछा है तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है। आपने पिछले सालों के पेपर देखे हैं और आप वजह जानते हैं कि एक से अधिक विकल्प जो है एक जैसे हैं, आपको भ्रमित करने के लिए जो है वो विकल्प बनाए गए हैं, तो आपको उसी भ्रम जाल को तोड़ना है। आयोग यही तो चाहता है। आयोग खूब अच्छे से जानता है कि आपने खूब जो है करीब 1000 तद्भव तत्सम पढ़े हैं, आपने 1-1,500 विलोम शब्द पढ़े हैं, खूब आपने पर्यायवाची रट डाले हैं, लेकिन आयोग आपकी परीक्षा लेता है आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड की, आपके ज्ञान की परीक्षा नहीं लेता है। और प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है लगता है जो सबसे आसान वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें। तो मैं यही कहूँगा कि जो क्वेश्चन आपको बहुत हलवा लगे उसको थोड़ा सा शक की दृष्टि से देखिएगा। जैसे पुलिस वालों की नहीं सिखाया जाता है, पुलिस वालों को कहा जाता है कि जो सबसे मासूम हो, जिसको देखते ही पता चले कि इसने अपराध नहीं किया होगा, उस पर भी शक जरूर करना होगा। मतलब आपके रडार में सारे ऑप्शंस होने चाहिए। तो बहुत ही सोच समझ के पूरा अपना दिमाग अप्लाई करके करिएगा इसको। और निश्चित रूप से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको हम टफ की कैटेगरी में रखेंगे, और टफ वो इस वजह से भी हो जाएंगे कि उनमें एक से अधिक ऑप्शन संभव हैं, क्योंकि ये हर बार की कहानी है और इस कहानी को इस बार भी कोई बदल नहीं पाएगा। आयोग कितना भी जो है एफर्ट कर ले, कुछ भी कर ले, क्योंकि हिंदी में द्वंद्व ही बहुत ज़्यादा है। हरदेव बाहरी साहब कुछ और बताते हैं किसी शब्द का तत्सम, पृथ्वीनाथ पांडे साहब कुछ और बताते हैं, वासुदेव नंदन साहब की किताब में कुछ और दिया है, राघव प्रकाश साहब की किताब में कुछ और दिया है, कहीं पर विराट में हलंत लगा है, कहीं पर विराट में हलंत नहीं लगा है, कहीं पर जो है हलंत वाले शब्दों में तो आपने देखा होगा हर किताब में कहानी अलग है। तो कुल मिलाकर अब जैसे आपको पिछला वाला पेपर याद होगा, मानस किस विशेषण से बना है, मानस का विशेष शब्द क्या होगा, किस विशेषण से बना हुआ शब्द है, तो मनस मन सब दिया हुआ था। आखिर जो है आप देखिए उसमें से कोई भी विकल्प नहीं सही है, सभी विकल्प गलत थे। तो ऐसे 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और इस 5 क्वेश्चन पे खूब डिबेट चलेगी। पेपर दे के आएंगे उसके बाद चलेगी, उसके बाद 2-4 दिन 5 दिन उस पर संग्राम मचा ही रहेगा।
और मैं भी आपको उसके पक्ष विपक्ष सभी में जो है आपको बताऊंगा कि वो सही है गलत है, क्यों सही है क्यों गलत है, सारी बातें जो है हम लोग जो है उसके बात करेंगे। तो ऐसे जो 5 क्वेश्चन हैं इनमें आप जिसको सही मानते हैं, मान लीजिए अब यहाँ पर राइटर्स पे मत जाइएगा कि हरदेव बारी साहब ने इसका ये बताया था और पृथ्वीनाथ पांडे साहब ने ये बताया था, फलानी किताब में ये लिखा था, उसमें आपको जिस पे विश्वास हो, आपने जो पुस्तक पढ़ी हो, आपके हिसाब से वो मानक पुस्तक है, उसमें जो दिया है आप उसको फॉलो करिए। एक से अधिक विकल्प सही क्वेश्चन वाले 2 3 4 5 क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं, या चारों विकल्प गलत हों। पिछली बार तो आयोग ने 2-3 क्वेश्चन ऐसे पूछे थे कि इनमें से कौन सा एक शुद्ध है लिखा था, और विकल्प हिसाब से दिए थे कि यहाँ पर नहीं शब्द होना चाहिए था, जो आयोग ने छोड़ दिया था। अब बताइए आप इसमें क्या करेंगे। लेकिन आप उसको स्किप तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि स्किप कर देने का मतलब है कि पूरी तरह से पलायन उस क्वेश्चन से जो है। अगर उसमें आपको एक क्वेश्चन, अगर सबसे अच्छी बात है कि अगर उस क्वेश्चन को गलत मान लिया जाता है तो सभी को इक्वल मार्क्स मिल जाएंगे, एक चीज तो ये संभावना है, या उसमें कोई एक ही ऑप्शन सही माना जाता है किसी वजह से, और आयोग अपनी हठ धर्मिता के कारण जो है नहीं उसको जो है गलत प्रश्न मानता है, तो जो है हो सकता है आपने सही ऑप्शंस को टिक किया हो। तो क्योंकि फाइनल आंसर की किसी एग्जाम की नहीं आती है, पिछले 3-4 साल में तो जितने एग्जाम हुए आरओ में किसी में फाइनल आंसर की नहीं आई है, तो हम लोग ऑब्जेक्शन भी रेज करते हैं, साक्ष्य भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन अंततः उसका हुआ क्या, उस प्रश्न पे आयोग का निर्णय क्या हुआ, ये किसी को नहीं पता चलता है। तो ऐसे 5 क्वेश्चन जिनको हम कह सकते हैं विवादित क्वेश्चन, वो यहां भी पूछे जाएंगे और वो जीएस में भी पूछे जाएंगे। मैंने आपसे 8-9 क्वेश्चन बताए हैं ना, 8-9 क्वेश्चन जीएस में भी विवादित मिलेंगे आपको, और 5 क्वेश्चन जो है हिंदी में निश्चित रूप से मिलेंगे। हिंदी में तो इसलिए मिलेंगे क्योंकि हिंदी में जो हिंदी के प्रकांड विद्वान जो लोग हैं, जिनको हम लोग मानक पुस्तक मानकर उनको हम लोग फॉलो करते हैं, उनमें ही आपस में इतनी मत भिन्नता है कि उसका कहना ही क्या। तो आपने जिसको भी पढ़ा है, जैसे भी पढ़ा है, आप उसी पर स्थिर रहिए, उस पर टिके रहिए और पूरा प्रयास करिए कि जो है वो आप अपना बेस्ट आंसर दीजिए। तो इस तरह से आप निश्चित रूप से 55+ तक पहुंच जाएंगे हिंदी में, अगर आपने वास्तव में मेहनत की है। क्योंकि मैंने तो जितना भी कुछ आपको साल 2 साल में पढ़ाया होगा, जितना भी आपने मुझसे पढ़ा होगा, उसमें सबसे ज़्यादा मैंने हिंदी पर ही जोर दिया, हिंदी पर ही अपना पूरा बहुत ज़्यादा फोकस दिया है। क्योंकि मुझे पता है कि आप कुछ भी कर लीजिए, आप 140 में 90 के ऊपर नहीं जा पाएंगे। एक सामान्य अच्छी तरह से पढ़ने वाला विद्यार्थी, जिसको हम अति प्रबुद्ध वर्ग में नहीं रखते हैं या एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस वाली बुद्धि में नहीं रखते हैं, एक सामान्य क्षमता का विद्यार्थी जो बहुत मेहनती है, बहुत पढ़ता है, बहुत तैयारी कर रहा है, वो भी 90 से ऊपर जाने में उसको बहुत समस्या आती है। चाहे उसने आईएएस का एग्ज़ाम दिया हो, चाहे उसने पीसीएस का एग्ज़ाम दिया हो। लेकिन एक सामान्य विद्यार्थी जिसने हिंदी को, क्योंकि हिंदी के 6 ही टॉपिक है, अगर उसने अच्छे से पढ़ा है तो वो 55+ को लांघ सकता है बहुत आराम से। तो अगर आप 80 भी जीएस में जा रहे हैं और यहाँ पर आप 55 जा रहे हैं, तब भी जो है आप वहाँ पहुँच जा रहे हैं जहाँ पहुँचने के लिए आपने इतने दिन से जो है पुरुषार्थ किया है, प्रयत्न किया है, मेहनत की है, परिश्रम किया है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि मैं कट ऑफ अभी से आपको बता दे रहा हूँ। आप बाद में मत पूछिएगा कि एग्जाम देके आने के बाद कि सर कोई कट ऑफ बता दीजिए। कैसा भी पेपर आएगा, मॉडरेट आएगा, टफ आएगा, कट ऑफ 135 के नीचे मतलब बहुत ही मुश्किल है। उसकी भी समीकरण है, क्योंकि 11.25 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, 400 से ऊपर पोस्टें हैं, 400 के लगभग केवल आरओ की पोस्टें हैं। उसमें से आरओ के लिए केवल प्लेन ग्रेजुएशन चाहिए था, इसलिए सबने दिल खोल के आरओ का फॉर्म भरा है। जिसको आरओ का फुल फॉर्म नहीं पता उसने भी आरओ का फॉर्म भरा है। और इन 11.25 लाख लोगों में से 55 से 60% लोगों की अटेंडेंस रहेगी, जो आयोग में हमेशा आयोग की परीक्षाओं में देखी जाती है। तो
निश्चित रूप से बहुत से तुक्केबाज भी बैठेंगे और उनके तुक्के भी सही हो जाएंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि मेरिट इससे भी ऊपर जाए। लेकिन 135 के नीचे बहुत ही न्यूनतम संभावना है। ये मैं किसके कह रहा हूं, जनरल कैंडिडेट, वो भी आरओ के लिए, आरओ सचिवालय कैटेगरी के लिए। और ओबीसी वाला भी आप जानते हैं केवल एक आध नंबर का फर्क होता है, कभी कभी ओबीसी तो एक नंबर ऊपर ही पहुंच जाता है। तो जनरल ओबीसी अगर है और इसमें है तो आप 135 से नीचे तो जो है अभी से कल्पना मत कीजिए आगे क्या होगा, क्योंकि मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं। लेकिन जो दिख रहा है वो मैं आपको यथार्थ आज यहीं पर बताए दे रहा हूं कि 135 प्लस की तैयारी के साथ जाइएगा। रही एआरओ की बात, एआरओ का मेरिट अगर 140 क्रॉस कर जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। एआरओ के सीट ही कितने हैं, उंगलियों पे गिनने वाली सीटें हैं और भरा उसमें भी लाखों लोगों ने फॉर्म है। तो वहां पर इस बार ऐसा नहीं होगा कि आरओ से कम उसकी जो है मेरिट जाएगी। इस बार तो आरओ बहुत पीछे छूट जाएगा, एआरओ उसके ऊपर जाएगा। तो ये जो है सारी गुणागणित रही। और निगेटिव मार्किंग से बचना है तो परीक्षा कक्ष में अपने आप को बहुत संतुलित रखना होगा आपको, और जो भी निर्णय लें बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही काम माइंड से, और किसी अगल बगल वाले की या केवल सुनी सुनाई बात पे, या कोई बात आपको बहुत धुंधली धुंधली सी याद आ रही है। धुंधली सी बातें क्या होती हैं, आपने कोई चीज़ एक बार पढ़ी थी, उसको दोबारा रिवीजन नहीं किया है, तो वो धुंधली बात होती है। इसीलिए मैं अपने हर वीडियो में, हर स्ट्रेटजी में एक ही बात कहता था कि 60% कोर्स पढ़िए, लेकिन उसको 6 बार रिवाइज करिए, ना कि 100% कोर्स पढ़ के आप उसका जो है प्रॉपर रिवीजन ना कर पाइए। उससे अच्छा है कि आप 60% ही कोर्स पढ़िए, लेकिन उसको 6 बार रिवीजन करिए। तब आप में जो ये धुंधलापन है, आपकी दृष्टि जो है बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी, और जो आपका सही उत्तर है विकल्पों में से वो बिल्कुल सटीक साफ आपको सामने दिखने लगेगा। तो दोस्तों ये सब बातें रही कि जो है कैसे करना है। अब एक अंतिम बात भी सुनते जाइए कि अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत पढ़ाई की होगी, सब कुछ किया होगा जो वो कर सकते हैं, लेकिन आपने 20,000 प्रश्न पढ़े होंगे। मान लीजिए, एक अनुमान मोटा मोटा बताता हूं कि आपने 20,000 प्रश्न पढ़े होंगे इस परीक्षा की तैयारी में, और आप 200 प्रश्न आपके वो नहीं आए जो आपने पढ़े हैं, या उससे रिलेट नहीं हो पा रहे हैं। तो इसी को भाग्य कहते हैं। और अगर भाग्य पे ही आ जाए तो आप भी जो है फिर भाग्य को भाग्य की तरह से ही लीजिएगा। और जो भी तरीका आप जानते हैं, जब आप ये जान जाइए कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, तो आप वही करिए जो अंत में किया जाता है, यानी कि ब्लाइंड खेलिए, फिर आर या पार हो जाएगा। लेकिन जब तक संभावनाएं हैं, जहां तक आप लड़ सकते हैं वहां तक लड़ने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ये मैं आपसे जरूर कहूंगा, ये बहुत जरूरी है। मेरी आप सभी को बहुत बहुत पुनः एक बार शुभकामनाएं। और अंतिम बात मैं ये कहूँगा कि दोस्तों, ये वास्तव में बहुत बड़ा दिन है, ये एक निर्णायक दिन है, ये आपकी जीवन की दिशा दशा सब कुछ तय करने जा रहा है। इसलिए ये समझ लीजिए कि आपके पास गलती करने का अवसर नहीं है, गलती करने का आपके पास विकल्प ही मौजूद नहीं है। आपको हर जगह परफेक्ट होना होगा, आपको एग्ज़ाम सेंटर सही से पहुंचना होगा, एक रात पहले सही खाना पीना होगा, जिससे आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या ना पाए, आपको सही समय पे एग्ज़ाम सेंटर पहुंचना होगा, आपको ओएमआर सीट में अपना नाम, पता, रोल नंबर जो कुछ भी भरवाया जाता है सब कुछ सही सही भरना होगा, सब कुछ बहुत ही जागरूकता के साथ करना होगा, सजगता के साथ करना होगा। मैंने एक शब्द यहाँ पर लिखा है, अगर किसी ने नहीं गौर किया है तो अब गौर कर लीजिए। सजगता, सजगता को अवेयरनेस कहते हैं। अगर आपने जे कृष्णमूर्ति को किसी ने सुना हो, पढ़ा हो, और या ओशो को किसी ने पढ़ा सुना हो, तो ये सजगता शब्द सबसे ज़्यादा तो है जे कृष्णमूर्ति साहब ने यूज़ किया है
कि जीवन अवेयरनेस ही है। आप कितना अवेयर हैं, कितना सजग हैं चीज़ों को लेके, वही ये तय करता है कि आप आगे क्या करने जा रहे हैं। एग्ज़ाम के पहले, और मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस एग्ज़ाम को वो लोग भी पास करेंगे जिन्होंने केवल 1 महीना पढ़ा है, वो लोग भी पास करेंगे जिन्होंने केवल 2 महीना पढ़ा है, वो लोग भी पास करेंगे जिन्होंने 3 महीने पढ़ा है, और वो भी पास कर सकते हैं जिन्होंने 15 दिन भी पढ़ा है। लेकिन सब कुछ यहाँ पर निर्भर करता है कि आपका जो जागरूकता का स्तर है, जो आपका मेंटल स्टेबिलिटी की, मतलब जो आपकी मेंटल कंडीशन, आप कितना अवेयर हो रहे हैं चीज़ों को लेके, आप कितनी प्लानिंग से जा रहे हैं, क्या आपकी रणनीति है एग्ज़ाम हॉल में, कितना आप जो है ठंडे दिमाग से, शांत चित्त से, अच्छी मनोदशा से वहाँ उतरने जा रहे हैं। इसको जो है अगर आप नहीं अप्लाई कर पाएंगे तो निश्चित रूप से हो सकता है कि आपने वो जो 20,000 क्वेश्चन है, 20,000 में से ही आपके 200 क्वेश्चन आए होंगे, उसके बावजूद आप जो है पेपर नहीं पार कर पाएंगे। तो इस स्टेज पर, जहाँ पर निर्णायक चीज़ें होती हैं, जहाँ पर जो चीज़ अल्टीमेट होती है, आत्यंतिक होती है कि इसके बाद अब कुछ नहीं है, मतलब आप एक इतिहास बनाने जा रहे हैं अपने जीवन का, और वो इतिहास आप 2 तरह से लिख सकते हैं, एक सफलता का, एक असफलता का। तो वहाँ पर आपका जागरूकता का जो स्तर होगा, क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं तो आपने उसमें पढ़ा कि इसमें नहीं पूछा है कि हाँ पूछा है, नहीं के नीचे अंडरलाइन किया है कि नहीं किया है, इसी को कहते हैं जागरूकता। फिर आप एग्ज़ाम हॉल के बाहर आते हैं, अरे उसमें तो लिखा था कि इसमें से कौन सा नहीं है, और मैंने पढ़ा जो है इसमें से कौन सा है, मैंने वो टिक कर दिया। बताइए, निश्चित रूप से आपको क्वेश्चन आता था, लेकिन वहीं पर अवेयरनेस, जो अवेयरनेस का लेवल होता है, यहीं पर काम आता है। तो मित्रों, अपनी सजगता, ये परीक्षा नहीं है, ये जीवन के, मतलब जो अवेयरनेस की बात है, ये जीवन के हर पहलू में, हर आयाम में लागू होती है। आप कितना सजग रहते हैं। जैसे कि कहते हैं ना, आईएएस बनना है आपको तो आपकी बुद्धि खुली होनी चाहिए, आपके, या सिविल सर्वेंट बनना है तो आपके आसपास क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके बारे में आपकी बहुत ही अच्छी अवेयरनेस होनी चाहिए। और वही अवेयरनेस लेवल यहाँ पर भी जज होता है। यहाँ पर आपके ज्ञान की एक्चुअल परीक्षा नहीं होती इन 200 क्वेश्चन से। 200 क्वेश्चन में क्या किसी की हैसियत है कि आपका ज्ञान परख पाएगा। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, मैं जानता हूँ उनको, जो है उनको आप 200 क्वेश्चन में कैसे जज कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका ज्ञान नहीं जज हो रहा है, यहाँ पर आपकी जागरूकता का स्तर जज हो रहा है। तो जागरूकता से जो है, जो भी करिए, जो भी निर्णय लीजिएगा, जो भी सोचिएगा, जो भी पढ़िएगा, उसको डबल चेक करके, उसको जागरूकता, उसमें आपकी अवेयरनेस दिखाई देनी चाहिए कि आपने उसको अवेयर होके पढ़ा है। ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम हॉल के बाहर आते ही आपको ये पता चले कि आपने इस क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा नहीं था, इस वजह से ये गलत हो गया। और इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। और दूसरी चीज़, इजी क्वेश्चंस कभी नहीं गलत करने हैं। इजी क्वेश्चंस सबको आते हैं, ये मान के चलिए। और अगर आपने इजी क्वेश्चन गलत कर दिया तो आप वहीं पर रेस से बाहर हो गए। इसलिए अगर आपको इस रेस में बना रहना है, इस प्रतिस्पर्धा में बने रहना है, तो अपने अवेयरनेस का जो लेवल है उसको बिल्कुल जितना अच्छे से जो है आप सजगता के साथ, जागरूकता के साथ जो है चीज़ों को देखेंगे, करेंगे, तभी आप रेस में बने रह पाएंगे। पश्चाताप का जो है अपने आप को अवसर ही नहीं देना है, आपको इतनी बेहतरीन तरीके से एग्ज़ाम देना है। अब मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बहुत चीज़ों के लिए मेंटर किया है, बहुत चीज़ों को समझाया है। और डिकोड एग्ज़ाम का पूरा परिवार, जितने भी हमारे शिक्षक हैं, जो हमारा स्टाफ है, जितने भी हमारे सहयोगी हैं, जो हमारे साथ काम करते हैं, या केवल हमारे शुभचिंतक हैं, सभी की ओर से आपको इस परीक्षा के लिए, इस बड़े दिन के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर आपको वो दे जिसके लिए आपने जो है इतनी मेहनत की है, जिसके आप हकदार हैं, और आपके साथ कोई जो है अनहोनी इस पेपर में ना होने पाए। इसीलिए पूरी जागरूकता के साथ, पूरे चैतन्य के साथ,
और पूरे आत्मबल के साथ मन से हर निराशा, हर विषाद, हर चीज को हटा दीजिए। क्या नहीं कर पाए इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है। अब हमको एग्जाम हॉल में क्या करना है, बस इसके बारे में सोचना है। और मैं चाहता हूं कि आप में से मैक्सिमम लोग हमारे साथ 1 हफ्ते बाद से मेंस की तैयारी में साथ जुड़ेंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी को बहुत बहुत बधाई। और एग्ज़ाम के बाद जब हम लोग सॉल्व के साथ आपके सामने आएंगे तो आप लोग की जो है कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर जानना चाहेंगे, या आप इस वीडियो पे भी कमेंट कर सकते हैं एग्ज़ाम हॉल से निकलने के बाद कि जो मैंने आपका इतना समय लिया ये आपके लिए कुछ सार्थक हुआ या नहीं हुआ। फिर से आपको बहुत बहुत बधाई, हृदय से आपको शुभकामनाएं, और ईश्वर से पुनः प्रार्थना है कि आपको वो सब कुछ मिले जिसके लिए आज आप इस निर्णायक दिन में सम्मिलित होने चल रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद।